हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की आरोह पुस्तक भाग 2 के काव्य खंड का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी का जो पहला पाठ है, इस पाठ में उनके 2 गीत शामिल किए गए हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। पहला गीत है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं और दूसरा गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आइए देखते हैं इनकी व्याख्या। पहले देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय की जब हम बात करते हैं तो कवि परिचय में देखिए ये कुछ चीजें हैं जो आपको हरिवंश राय बच्चन का ये 2 नंबर का सवाल आता है, उसमें मुख्य मुख्य चीजें आपको लिखनी होती हैं। तो हरिवंश राय बच्चन का अगर ये 2 नंबर का सवाल आए तो पहले कवि परिचय में आपको क्या लिखना है कि इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में और उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण और इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। इसके अलावा इनकी उपलब्धियों में सबसे पहला है राष्ट्रपति द्वारा इनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया था 1966 में, यानी कि ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है इनके पुरस्कार। पहला पुरस्कार यानी कि इनको 1969 में 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2 चट्टानें, ये इनका एक काव्य संग्रह है। ये 2 चट्टानें इनका क्या है, ये काव्य संग्रह है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था 1976 में, और तीसरा इनको सरस्वती सम्मान से या सरस्वती पुरस्कार भी मिला था 1992 में। तो इस प्रकार से साहित्य अकादमी, पद्म भूषण और सरस्वती सम्मान, ये 3 पुरस्कार इनको मिले। राज्यसभा का सदस्य भी इनको नामित किया गया था। अब बात करते हैं हम इनकी साहित्यिक उपलब्धियां कि क्या है इनकी साहित्यिक उपलब्धियां, साहित्य के क्षेत्र में कैसे ये प्रसिद्ध हैं। तो इनको आधुनिक काल में, आधुनिक आपको पता है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और चौथा काल है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के ये कवि हैं जिनको आधुनिक काल में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, और इस हालावाद का जो समय है वो 1933 से 36 तक माना जाता है। हालावाद हाला शब्द से बना है। हाला का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका शराब। तो यहां कहने का मतलब शराब से संबंधित होने का क्या अर्थ है, हो सकता है आपको परीक्षा में यहीं से सीधा पूछ लिया जाए कि हालावादी का क्या आशय है। तो हालावादी यानी कि ये बच्चन साहब जो हैं, हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। हालावाद एक ऐसी विचारधारा है, ऐसा काव्य विचारधारा है जिसमें कवि अपने आप को एक शराबी की तरह प्रेम की मस्ती में अपने आप को मानते हुए और प्रेम में झूमते हुए, दुनिया से अपने आप को एक तरह से अकेला मानते हुए वो अपनी काव्य रचना यानी कि अपने अंदर के दुख को, अंतर्मन की दुनिया को प्रकट करता है। जिस प्रकार से शराबी दुनियादारी से अपना मोह बंधन छोड़ करके, अलग होकर के अपनी एक अलग दुनिया में रहता है, उसी प्रकार का इनका काव्य है। ये इनको व्यक्तिवादी या स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का कवि भी कहा जाता है। तो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का मतलब, ऐसे स्वच्छंद का मतलब ऐसे व्यक्ति जो किसी भी बंधन में नहीं रहते, और प्रेम और मस्ती के कवि, प्रेम व मस्ती का जो कवि होता है वो होता है स्वच्छंदतावादी कवि। तो हरिवंश राय बच्चन ऐसे ही थे। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो क्या रही इनकी प्रमुख रचना, ये भी आपको इनके कवि परिचय में लिखना है। काव्य संग्रह में बहुत ही प्रसिद्ध इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये इनके काव्य संग्रह है। और मधुशाला तो बहुत फेमस इनका एक तरह से काव्य संग्रह रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी आत्मकथा की। तो इनकी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी गई है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा 4 खंडों में है। पहला नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड का, ये नीड का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है दश द्वार से सोपान तक। तो ये इनकी जो 4 खंड हैं आत्मकथा के, ये मैं बता दूं आपको, ये पद्य रूप है। ये इनकी आत्मकथा का पद्य रूप है, ये गद्य में लिखी हुई नहीं है, यानी कविता के रूप में इन्होंने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी है। एक इन्होंने डायरी भी लिखी है, डायरी लेखन भी एक कला है, प्रवास की डायरी। ठीक है,
अच्छा, इनका जो सारा समस्त जो भी इन्होंने काव्य संग्रह, गद्य संग्रह जो भी इन्होंने लिखा है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। और हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003 तक इनका समय रहा है, ये आपको ऊपर बता भी दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कई परीक्षाओं में कि खादी के फूल एक काव्य संग्रह है, 1948 में लिखा गया था, जो हरिवंश राय बच्चन ने सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ लिखा। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो दोनों की ये मिली जुली रचना है खादी के फूल। तो ये हो गया इनका कवि परिचय। तो जैसे ही कवि का नाम आए तो इनका जन्म मृत्यु कहाँ हुई, माता पिता का नाम, इनकी साहित्यिक उपलब्धियां, इनके पुरस्कार, इनकी रचनाओं का नाम, ये सब आपको उस 2 नंबर के प्रश्न में लिखना है। चलिए अब बात करते हैं हम इनकी जो 2 गीत जो शामिल किए गए हैं इस अपने पाठ्यक्रम में। पहला गीत है आत्म परिचय। इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं। पहले गीत का नाम है आत्म परिचय। तो आत्म परिचय का मतलब होता है खुद का इंट्रोडक्शन, आत्मा का परिचय, स्वयं का परिचय देना। तो यहां कभी स्वयं के बारे में आप है ना पाठ के शीर्षक को बड़े ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आत्म परिचय में कवि स्वयं का परिचय देता है कि उसका दुनिया से नाता किस प्रकार का है। तो कवि ने इसमें यह बताया है, ये अच्छा, ये आत्म परिचय निशा निमंत्रण एक इनका काव्य संग्रह है, उससे ली गई है ये कविता। 1938 में ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, निशा निमंत्रण, उसकी कविता है। तो इस आत्म परिचय में क्या किया है कवि ने, इसमें विरोधों का सामंजस्य बताया है। विरोधों का अभी हम और चर्चा करेंगे, इसकी विरोधों का सामंजस्य, कि किस प्रकार से सामंजस्य, कि किस प्रकार से कवि दुनिया में रहकर भी दुनिया से परे है। दुनियादारी कितनी, दुनिया के लोग कितने स्वार्थी हैं, इसलिए कवि न चाहते हुए भी दुनिया से दूर भी नहीं जा सकता, पर दुनिया में रहकर अपने आप को अकेला महसूस करता है। उस अकेलेपन की कुंठा को यहां पर कवि ने यहां दर्शाया है। एक दूसरा गीत है उनका, कवि ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये भी निशा निमंत्रण से लिया गया है। यहां दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो कवि को लगता है कि इसमें प्रकृति का परिवर्तन, इसमें प्रकृति के परिवर्तन की बात की है, प्रकृति के परिवर्तन की बात की है कि किस प्रकार से सुबह हम काम पे निकलते हैं और शाम होते ही घर भागने की पड़ती है, क्योंकि कोई हमारा इंतजार कर रहा होता है। यानी कि इसमें कोई प्रिय, जो प्रिय है या कोई हमारा एक तरह से प्रेमी जो व्यक्ति है वो हमारा क्या करता है, इंतजार करता है, और उसके इंतजार में हमारे पगों में इतनी तेजी आ जाती है कि हम फटाफट से घर पहुंचने की एक तरह से लालसा में रहते हैं। पर यहां पर कवि ने, क्योंकि कवि के लिए कोई नहीं है, तो कवि ने अकेलेपन की कुंठा, अकेलेपन की कुंठा को इस वाले पार्ट, इस गीत में व्यक्त किया है। एक बार हम डिटेल से इन चीजों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो कविता है, कविता का नाम है आत्म परिचय। अब जैसे ही देखो यहां से प्रश्न ऐसा बनेगा कि आत्म परिचय कविता का मूल भाव क्या है या मूल प्रतिपाद्य क्या है, तो वहां पर ये चीजें आपको लिखनी है। ये भी 2 या 3 नंबर में ये सवाल आएगा कि आत्म परिचय कविता निशा निमंत्रण 1938 से ली गई है, ये जरूर आपको लिखना है, क्योंकि एक तरह का ये प्रसंग में भी आ जाएगा। दूसरा, यह कविता सांसारिक परेशानियों और कष्टों के होते हुए भी जीवन में सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देती है। इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है कि ये कविता, हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, जीवन हमारा परेशानियों से भरा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जीवन में क्या करना है, सामंजस्य बना के रखना है। यह कविता विरोधों से परिपूर्ण है, यह कविता विरोधों से परिपूर्ण है, यानी विरोध भरे पड़े हैं। कवि निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, इस तरह की बात भी करेगा कि रो भी रहा है और हंस भी रहा है। तो ये विरोधों का सामंजस्य, पूरी कविता विरोधों से परिपूर्ण है। और इस गीत में कवि ने यह बताया है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन है। देखो है ना विरोधाभास, दुनिया बहुत बड़ी है, उसको फिर भी आदमी जान सकता है, पर खुद को जानना बहुत मुश्किल बताया है कवि ने इस कविता में। अगली बात है कि समाज से व्यक्ति का संबंध जो है वो कैसा है, खट्टा मीठा है। यानी हमारे समाज से जो संबंध है वो अच्छे बुरे संबंध है। हम, हमारी कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, समाज हमें अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है, खट्टा मीठा संबंध है। तो ऐसा होते हुए भी जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। हमें
दुनिया को छोड़कर जा नहीं सकते, अच्छी है तो बुरी है तो, दोनों तरह की दुनिया है, हम इससे भाग नहीं सकते। ये भी कवि ने बोला है। कवि ने कहा है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति यानी प्रेम और कलह यानी दुख का है। ये दुनिया हमें प्रेम और दुख दोनों से परिपूर्ण दिखाई देती है। लेखक का जीवन विरोधों का सामंजस्य है। लेखक ने यह दो दुनियाओं का कॉन्सेप्ट दिया है। दो दुनिया है लेखक खुद अपने आप में। एक तो है बाहर की दुनिया जो कि एकदम स्वार्थी नजर आती है, जिसमें कवि को कोई किसी प्रकार का प्रेम नजर नहीं आता, दुनिया के लोग जितने स्वार्थी हैं। दूसरा है उसकी स्वयं की दुनिया या उसके अंतर्मन की दुनिया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, बाहर मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा, पर मैं अपने प्रेमी की यादें अपने साथ लिए फिर रहा हूं और ये जीवन का भार मैं अपने प्रेमी की यादों में ही अपना जीवन निकाल दूंगा। इस तरह की बात कवि ने इस कविता में की है। दूसरी कविता की हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं। दूसरी कविता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये गीत है। तो ये निशा निमंत्रण से लिया गया। ये भी इसमें कवि ने अपने जीवन के अकेलेपन, देखिए जीवन के अकेलेपन की कुंठा को व्यक्त किया है। प्रश्न कोई सा भी आ जाए इस गीत से, सबसे पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए कि इसमें कवि ने अपने जीवन के अकेलेपन की, क्योंकि आपको व्यक्तिगत रूप से जब हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप जानेंगे तो उनको पता लगेगा कि उनकी पत्नी जो है उनको पहले ही छोड़ के चली गई थी। उनका पत्नी का ज्यादा दिन का साथ नहीं रहा था, तो जीवन के अकेलेपन की कुंठा को उन्होंने यहां व्यक्त किया है। और गीत में प्रकृति की परिवर्तनशीलता के बारे में भी बताया है। प्रकृति किस प्रकार से रूप बदलती रहती है, हमारी भावनाएं भी उस प्रकार से बदलती रहती हैं, ये भी इसमें बताया है कि किसी प्रिय आलम्बन या विषय के भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर देता है। यानी कि हमें पता है कि कोई प्रिय, कोई प्रेमिका, कोई पत्नी, कोई बच्चे हमारा घर पे इंतजार कर रहे हैं। हम चाहे कितनी दूर हो, हमारे पैरों में एकदम जैसे रॉकेट लग जाता है। हम बहुत जल्दी जल्दी से अपने घर पे आने के लिए लालायित हो जाते हैं कि हमें कोई पुकार रहा है, हमारा कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन कवि ने बताया है कि रास्ते का पथिक यह सोचता है कि घर पर लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए उसके कदमों की गति बढ़ जाती है। कवि ने यहां पर एक बात और भी बताई है कि कवि ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद के अकेलेपन को और कुंठा में जीवन का चित्रण करते हुए संदेश भी दिया है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु, देखो इंपॉर्टेंट बात है एक विद्यार्थी जीवन के लिए भी, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं परीक्षाओं में कि ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता एक विद्यार्थी को क्या संदेश देती है। कवि ने कहा है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष करने से उत्साह बढ़ता है। अगर लक्ष्य आपका सामने है तो आपका उत्साह बढ़ेगा, लेकिन परंतु प्रेम के अभाव में निराशा और दुर्बलता आती है। लेकिन आपका कोई लक्ष्य नहीं है, यहां पर कवि कह रहा है कि उसकी प्रेमिका नहीं है, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, तो वो किसके लिए इतनी जल्दी जल्दी से अपने घर पर जाए। इसलिए कवि ने कहा लक्ष्य आपके पास होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को ये लक्ष्य बनाने चाहिए कि मुझे कहां जाना, उस हिसाब से आपके प्रयासों में भी तेजी हो जाती है। चलिए, ये हो गया इनका भाव। अब बात करते हैं हम कविता की। पहली ही कविता है हरिवंश राय बच्चन की, आत्म परिचय। चलिए, चीजें आपको इसमें जो पहले गीत के अंदर जो भाव बताया था, जो कुछ पंक्तियां भी बताई थी, वो याद रखनी है। पंक्ति भी हम यहां पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं जग जीवन का भार, तो यहां देखिए ये जग जीवन, तो यहां अलंकार की बात भी हमको करनी है। रूपक अलंकार है यहां पर क्या है, यहां पर ये रूपक अलंकार, ये जो इस तरह जग रूपी जीवन, क्या है ये जग रूपी जीवन। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। देखो, जीवन को एक भार भी मान रहा है कवि, और जीवन में वो प्यार भी लिए फिर रहा है। इसका मतलब कि ये दुनिया से हमारा संबंध खट्टा मीठा है भाई, दुनिया भार है माना कि, फिर भी हमें ये भार उठाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में आपको प्यार शामिल करके रखना है। अगर आप प्यार शामिल करके अपनी लाइफ में रखेंगे तो इस जीवन के भार को आप उठा पाएंगे। यही संदेश कवि ने दिया है। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। यहां सीधे सीधे कवि ने अपनी प्रेमिका पत्नी के लिए संकेत किया है कि मेरी वो पत्नी जिसने मेरे तारों को, हृदय के तारों को झंकृत कर दिया,
बस सांसों के वो तार मैं लिए फिर रहा हूं, वो सांसें, वो जो कवि की यादें हैं, पत्नी की यादें हैं, वही मुझे एक तरह से सांस दे रही हैं। मैं स्नेह सुरा, देखो यहां भी रूपक अलंकार है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया। जग में रह रहा है और जग का ही ध्यान नहीं कर रहा है। कहने का मतलब माना कि ये जग एकदम कैसा है, स्वार्थी है, पर जब मैं स्नेह प्रेम रूपी सुरा का जब पान कर लेता हूं, जब मैं अपनी पत्नी की प्रेमी, अपनी पत्नी की मीठी मीठी यादों में जब मैं खो जाता हूं, तो मैं इस दुनियादारी के स्वार्थी लोगों को एकदम भूल जाता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। कवि कह रहा है कि जग तो केवल उनको पूछता है जो जग की गाते, यानी कि ऐसी स्वार्थी दुनिया है जो तुम दूसरों की अगर कुछ बात अच्छी कहोगे कि यार तुम ऐसे वैसे, तभी जनता तुम्हें पूछेगी, तभी लोग तुम्हें पूछेंगे। लेकिन कवि कह रहा है कि नहीं, मैं तो अपने ही मन का गान कर रहा हूं, मेरे मन में जो प्रेम है, अपनी प्रेमिका पत्नी की जो यादें हैं, केवल उन्हीं को याद करके अपना गान करता हूं। मैं दुनिया के कहने के अनुसार उन स्वार्थी लोगों की तरह से मैं नहीं चल पाता। अगली जो पंक्तियां हैं वो ये कह रही हैं कि मैं निज उर में, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए। अब देखो निज उर, कभी अपने हृदय, उर का मतलब होता है हृदय, कभी अपने हृदय की बात कर रहा है कि मेरे हृदय के अपने उद्गार हैं। उद्गार मतलब कुछ भावनाएं हैं भाई, मैं अपने हृदय की भावनाओं को, अब भावना क्या है कि उनका अपनी पत्नी से थोड़ा अलगाव हो गया था, उनका थोड़ा बिछड़ गए थे, वो जल्दी वो छोड़ के चली गई थी, तो वो प्रेम जो साथ में उन्होंने जो समय निकाला, उस तरह की जो प्रेम पूर्वक जो प्रेम की भावनाएं उनकी पत्नी के प्रति है, उनको ही वो अपने हृदय में लिए फिर रहे हैं। और वो एक तरह से उनके हृदय के लिए क्या है, उपहार है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। संसार को अपूर्ण बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस संसार में प्रेम की कमी है। मैं स्वप्नों का संसार लिए, कवि तो वैसे भी अपनी नई नई कल्पनाओं से अपने सपनों का संसार बनाता है। हरिवंश राय बच्चन भी यही कह रहे कि मैं स्वप्नों का, अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह स्वप्नों के संसार का मतलब क्या है। निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, वर्तमान जीवन में जब वो देख रहे हैं तो दुनिया में प्रेम नहीं है, स्वार्थी दुनिया है, पर यह स्वप्नों के संसार का मतलब है कि कभी अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन सुख पूर्वक उन पलों को याद करके स्वप्न में ही जी लेता है अपनी जिंदगी। तो स्वप्नों का वो संसार लिए फिर रहा है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, वो कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि, हृदय में क्या जला रहे, अग्नि, अग्नि जला करके दहा करता हूं। दहा करना मतलब जलाना। अब ये अग्नि कैसी है भाई, ये है प्रेम की अग्नि, प्रेम की आग। अब देखो प्रेम की आग जला करके मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। कभी कह रहा है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जला करके सारे दुखों को भूल जाता हूं, और सुख और दुख में कभी भी मैं ऐसे भेद नहीं करता, मैं सुख में भी मग्न रहता हूं और दुख में भी मग्न रहता हूं। अपने दुखों को, हृदय के आघात या दुखों को मैं उस अग्नि में जला ही देता हूं और केवल उन सुखद पलों को ही मैं याद करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। ये कह रहा है कि जग यानी संसार, इस भव सागर को, इस संसार सागर को पार करने के लिए नाव। अब यहां पर सीधा सीधा संकेत है कि इस संसार के लोग अपनी पूरी जिंदगी में नाव बनाने का मतलब है कि कुछ अपना आशियाना बनाना, धन संपत्ति वैभव इकट्ठा करना। लेकिन कवि ये कह रहा है कि मैं भव मौजों, मैं संसार रूपी मौजों पर मस्त होकर के बह रहा हूं, मैं केवल अपनी प्रेम की मस्ती को याद करके उस पर बह रहा हूं। कहने का मतलब पूरे पद का भाव है कि कवि ने अपने जीवन के प्रेम को यहां पर व्यक्त किया है, इन पंक्तियों में प्रेम की अभिव्यक्ति की है उन्होंने। अगली पंक्तियां क्या कह रही हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। देखिए यौवन का उन्माद, कभी कह रहे हैं कि मैं अभी, अब क्योंकि अब तो वो बूढ़े हो गए जब ये कविता लिख रहे हैं, पर जब मैं अपनी प्रेमिका पत्नी के साथ था तो उस समय मैं यौवन के उन्माद में था, वो उन्माद मेरा जोश अभी भी है, मतलब मैं उन पलों को कभी भुला नहीं सकता। उन्मादों में अवसाद, अब वो उन्मादों में अवसाद भी है उनके। अब ये एक तरह से विरोधाभासी अलंकार है। यहाँ विरोधाभास एक अलंकार का नाम आपने सुना होगा, तो यह लिखेंगे कि कौन सा अलंकार है,
या विरोधाभास अलंकार है, उन्मादों में अवसाद, उन्माद यानी खुशी, अवसाद यानी दुख, वह लिए फिरता हूं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि मैं बाहर से सब लोग मुझे सोच रहे हैं कि मैं खुश दिख रहा हूं, लेकिन नहीं, अंदर ही अंदर मैं बाहर से तो हंस रहा हूं, लेकिन अंदर वो यादें मुझे रुला रही हैं। मैं वो यादें, अपनी पत्नी की यादें लिए फिर रहा हूं जो मुझे रुला रही हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वह हाय जहां पर दाना। कह रहा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए पर इस दुनिया के सत्य को मैं जान नहीं पाया हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि क्या आज तक ये दुनिया के लोग सत्य को जान पाए? क्वेश्चन मार्क लग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या दुनिया के लोगों ने सत्य को जान लिया है क्या? नादान वही है, ये दुनिया के लोग तो नादान है। हाय जहां पर दाना, दाना का, दाने का मतलब एक तरह से यहां पर संपत्ति, यहां पर लालच का ये प्रतीक है। लालच की बात कर रहा है कि जहां पर लालच है, संपत्ति है, लोग बस वहीं आकर्षित हो जाते हैं। उन्होंने दुनिया के सत्य को नहीं पहचाना है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि इस जग को उन्होंने क्या कहा है? मूर्ख कहा है। कि अब इस प्रकार तो ये जग कैसा है भाई? मूर्ख है, ये शरीर नश्वर है और यहां पर वो संपत्ति जुटाने में लगा है, तो क्यों ना ये फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो जग को सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कह रहा है कि जो ज्ञान मैंने सीखा है दुनियादारी का, उस ज्ञान को मैं यहां पर भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कभी क्या है, हालावादी है। शराबी लोग शराब पी करके अपनी दुखों को कम करना चाह रहे हैं, कभी वही कह रहा है कि मैं सीखा ज्ञान भुला रहा हूं। ये दुनियादारी के लोग जो है जिस तरह की बातें करते हैं, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए, मैं ये ज्ञान भुला रहा हूं। मैं और जग और, देखिए बहुत अच्छी पंक्ति है, सीधे सीधे यहां से प्रश्न आ सकता है कि मैं और जग और कहां का नाता। और 3 बार यहां आया है, यमक अलंकार है, प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। मैं और जग और, देखिए यहां कभी मैं के बाद में जो और आया है, इसका मतलब है कि मैं तो कुछ और हूं, अन्य हूं। ये जो और है, ये यहां पर ये जोड़ने का काम कर रहा है, एक तरह से ये संयोजक अव्यय की तरह काम कर रहा है। ये वाला जो और है, जग और, यहां ये अर्थ है इसका कि मैं तो अलग, अन्य का मतलब यहां अलग है, कि मैं अलग हूं और ये जग जो है अलग है। दोनों अलग अलग है भाई। हमारा कैसा नाता, हम दोनों का कोई नाता नहीं हो सकता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग मैं बना बना कितने जग। भाई ये संसार का और कोई मेरा नाता नहीं है कि मैं तो ऐसे संसार के ख्याली यानी स्वप्नों के संसार बना रहे हैं। कभी वो अपनी प्रेमिका की यादों में खो रहे हैं, कभी पुराने उन सुख दुखों को याद कर रहे हैं, कभी इस संसार के इन दुखों से परेशान है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे जग तो मैं रोज मिटाता हूं बना बना करके, क्योंकि कवि क्या है, कल्पना वादी है, कल्पना कर करके नए नए संसार की रचना करता है कवि, इसलिए वह बना बना करके रोज सारे संसार मिटाता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, सारा संसार यानी संसार के लोग इस पृथ्वी पर समृद्धि संपत्ति जोड़ने के लिए आते हैं। मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, बताओ वो प्रीति पग यानी उस प्रेम के पग से, यानी कि मैं उस पृथ्वी को ठोकर मारता हूं, उस धन वैभव को ठोकर मारता हूं, क्योंकि मेरे लिए प्रेम ज्यादा, प्रीति ज्यादा महत्वपूर्ण है उस धन वैभव के बजाय। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। देखिए विरोधाभास अलंकार, यहां पर भी ये विरोधाभास अलंकार है। ये निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, यानी कवि के साथ प्रेमिका नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, तो रोदन का मतलब वो खुद रो रहा है, उसका हृदय कि उसको अकेलापन है, वो उसकी प्रेमिका बिछड़ गई है, पर फिर भी वो राग यानी खुशी मना रहा है, कोई बात नहीं यादों के साथ जी लूंगा। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग। अब शीतल वाणी में आग कैसी? कवि बहुत ही कोमल कांत पदावली में बहुत ठंडे दिमाग से अपनी बात को कहता है, लेकिन उस बात में इतना वजन होता है, इतनी आग होती है। ये ही अभिव्यक्ति कवि ने यहां पर दी है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद का मतलब होता है महल, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि ने कहा है कि जो हो जिस पर भूपों यानी राजाओं के बड़े बड़े महल जिस चीज पे निछावर हो, कवि ने कहा है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वह खंडर का भाग
लिए फिरता हूं, यानी कि मैं, खंडर का मतलब यहां पर एक याद है। कवि की जो यादें हैं वो एक तरह से खंडर बन चुकी हैं, पुरानी यादें हैं। जब कोई मकान रहने लायक नहीं होता, यानी कि वो यादें हैं, यादें वर्तमान नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, पर उन यादों को खंडर कह रहा है वो, कि बस उन खंडरों को ही मैं निछावर कर सकता हूं और मेरे पास कुछ भी, यानी लोगों ने बहुत बड़े बड़े महल बना लिए हैं, पर मेरे पास तो अपनी पत्नी प्रेमिका के साथ बीते हुई वो यादें हैं, केवल वही मैं न्यौछावर कर सकता हूं। इस प्रकार से ये अगली पंक्तियां हैं इसकी, कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। क्योंकि कवि जब अपनी अभिव्यक्ति देता है तो वो अपने भावों को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि कवि यहां पर अपनी यादों के सहारे अपने अतीत की अभिव्यक्ति कर रहा है जो कि दुखपूर्ण है। तो कवि कह रहा है कि मैं तो रो रहा हूं और तुम कह रहे हो कि मैं गा रहा हूं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, यानी कवि फूट फूट करके रो करके अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, तुम कह रहे हो कि वाह क्या छंद बनाया है। कहने का मतलब यह, क्योंकि कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कह रहा है कि मुझे लोग कवि क्यों कहते हैं। भाई मैं तो सचमुच में रो रहा हूं, मैं कोई गाना नहीं गा रहा, मैं कोई छंद नहीं बना रहा, मैं तो फूट फूट के रो रहा हूं, लोग मुझे कवि कह रहे हैं। बोले नहीं, मैं तो क्या हूं, दीवाना हूं भाई, मैं तो प्रेम का पुजारी हूं, प्रेम का दीवाना हूं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। बोले अब जो हलावादी कवि हैं वो एकदम दीवानों की तरह मस्त होकर के घूम रहे। भगवती चरण वर्मा की पंक्ति भी आपने पढ़ी होगी, दीवानों की हस्ती। तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, बोले मैं तो दीवाना हूं, प्रेम का दीवाना, दीवानों का वेश लिए फिर रहा हूं। मादकता निशेष, अब यह मादकता एक तरह से शराब से जो नशा आता है, वो प्रेम का नशा में मैं लिए फिर रहा हूं। निशेष का मतलब होता है संपूर्ण, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, उस नशे को मैं साथ लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। यानी कि कवि ने यहां पर यह बोला है कि दुनियादारी से, हमारे इस दुनिया में, इस जीवन में बहुत सारे दुख हैं, दुनिया स्वार्थी है, पर उसके बावजूद भी हमको प्रेम के सहारे, मस्ती के सहारे अपने इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हमें सामंजस्य बता के रखना चाहिए, कभी भी हमें निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम निराशा में भी आशा ढूंढ सकते हैं। जिस प्रकार से कवि ने विरोधों का सामंजस्य यहां पर दिखाया है, रोदन में राग दिखाया है, जीवन में खूब दुख होंगे पर हमें आशावादी बन करके अपने जीवन को जीना चाहिए। चलिए, एक गीत हो गया, ये दूसरा गीत भी यहां पर हम देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का दूसरा गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसा कि हमने बताया यहां पर कि कवि ने अकेलेपन की कुंठा को, कवि अपने जीवन में अकेले थे और उन्होंने अकेलेपन की कुंठा को यहां पर अभिव्यक्ति दी है, प्रकृति का परिवर्तन भी दिखाया है। देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एकदम सिंपल सेंटेंस है, सिंपल भाव है कि हो जाए ना पथ में रात, भाई रास्ते में रात ना हो जाए, ऐसा हम रोज करते हैं। हम रोज सुबह काम पे निकलते हैं, लौटते समय बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग घर में आते हैं, ये सोच के कि ज्यादा अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि घर में कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब क्योंकि रात होगी तो यह प्रकृति का परिवर्तन दिखेगा ना भाई, कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है। अब मंजिल भी दूर नहीं है, बहुत दूर जब मंजिल होती है तो कभी कहीं विश्राम करने के लिए एक रात रुक जाए, लेकिन मंजिल भी दूर नहीं है। इसलिए थका, यह सोच थका दिन का पंथी, दिन भर क्योंकि थका मांदा व्यक्ति काम पे जाता है, मेहनत करता है, थक जाता है, तो भी वो जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। अगली पंक्तियां क्या कह रही हैं, देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा, नीड़ों से झांक रहे होंगे, है ध्यान परों में चिड़िया के, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक चिड़िया का, यहां पर चिड़िया का एक तरह से प्रतीक लिया है। चिड़िया को आप मानव या मनुष्य ही समझो, कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आशा कर रहे होंगे कि मेरे मम्मी पापा घर पे आ रहे होंगे, घर वाले मेरे आ रहे होंगे, और वो नीड़ों से झांक रहे होंगे। कभी कभार बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं कि कोई मम्मी आई नहीं, पापा आए नहीं, इस तरह, तो नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ यानी घोंसलों से। यह ध्यान परों में चिड़िया, जब चिड़िया को यह ध्यान आता है कि बच्चे अकेले हैं घर पे, अब बस मेरा जाने का समय हो गया है, अब वो घर के एकदम बाहर निकल करके झांक रहे होंगे अपने घोंसलों से कि
तो ये बात ध्यान में आते ही चिड़िया के परों में, उनके पंखों में क्या आ जाती है, चंचलता आ जाती है, वो जल्दी जल्दी से उड़ने लगती है। कवि ने ये बोला है कि किसी अपने हितैषी, किसी अपने प्रेमी के इंतजार में, कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए आपके पगों में क्या आ जाती है, प्रयासों में चंचलता आ जाती है, तेजी आ जाती है। मुझसे मिलने को अब यहां पर कवि ने खुद के अकेलेपन की, कि मुझसे, यानी कवि की बात कर रहा है, यहां पे कवि खुद की बात कर रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, भाई मेरे से मिलने को कौन बेचैन है। विकल का मतलब बेचैन, कोई भी बेचैन नहीं है मुझसे मिलने को। मैं हूं किसके हित चंचल, अब मैं चंचलता क्यों दिखाऊं, मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है, ऐसा कवि कह रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद यानी पैर। बोले ये प्रश्न, कौन सा प्रश्न, कौन सा प्रश्न, ये कि मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए तेजी दिखाऊं। तो ये प्रश्न ही मेरे पदों को क्या करता है, शिथिल कर देता है, कमजोर कर देता है, धीमा कर देता है। भरता उर में विहलता है, अब मेरे हृदय में, विवलता का मतलब होता है बेचैनी, और ये सोच करके मेरे हृदय में बेचैनी आ जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस प्रकार से ये अंतिम पैरा है इस गीत का। मुझे उम्मीद है कि ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, उनके क्या प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार का उनका उत्तर लिखा जाएगा, इसको भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।